नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा पे। हम लोग बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं। इसमें हम बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए उसके PYQ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह चर्चा जो होगी वो आपके बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से लाभकारी हो और इसमें बाकी सारे भी पहलू होंगे जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो हर एक प्रश्न को हम एकदम विश्लेषणात्मक तरीके से उसके सभी पहलुओं पे बात करते हुए उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, धर्मपाल। अब देख लेते हैं, पूर्व मध्यकाल में पाल शासक धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की। विक्रमशिला तांत्रिक विद्या और ब्रजयान बौद्ध प्रचार के मुख्य केंद्र था। इसके सुप्रसिद्ध आचार्य अतीश दीपंकर थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तिब्बत भी गए थे। उदंतपुरी बिहार शरीफ में स्थित था और यहाँ के प्रमुख आचार्य शांतिरक्षित थे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, लुईक चर्च, स्टीफन चर्च, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पादरी की हवेली। अब देखिए, खाजी कला से पश्चिम की ओर पटना का सबसे पुराना चर्च स्थित है। यह मोहल्ला अभी भी पादरी की हवेली कहलाता है। इस चर्च का निर्माण वर्ष 1772 में फादर जोसेफ द्वारा आरंभ हुआ और यहाँ ईसाई धर्म प्रचारकों तथा यात्रियों के निवास की सुविधा भी है। और इसी के एक भाग जो है उसमें अभी मदर टेरेसा की संस्था सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का कार्यालय है। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, झांसी, मेरठ, जगदीशपुर। तो अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। अब देखिए, कुंवर सिंह के बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं। वर्ष 1857 के जो क्रांति था उसके अमर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार जिसके नेतृत्व में यह जो क्रांति था वो संगठित हुआ था। उसके बाद है अमर सिंह। अमर सिंह कौन है भाई? तो कुंवर सिंह के अनुज यानी इनके छोटे भाई हैं, जिन्होंने लगभग एक वर्ष तक तैमूर पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध सफलता से लड़ा। और कुंवर सिंह के निधन के बाद भी इन्हें आंदोलन को इन्होंने सक्रिय बनाए रखा। उसके बाद है पीर अली, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिन्होंने पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें पटना में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। किनको? पीर अली को। ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, बिहार स्पेशल का ये जो MCQ सीरीज है उसके अलावा स्पेशल का सीरीज चलाएंगे, जिसमें उसके ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी को पढ़ेंगे। तो जितने समाचार पत्र हुए ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व को भी पढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या रफ़ी अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब देख लेते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, विख्यात बुद्धिजीवी जिनकी पृथक बिहार निर्माण प्रयास में अग्रणी भूमिका रही है। ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए गए थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी इन्होंने अलग बिहार प्रांत की मांग की थी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग थी वो इन्होंने ही शुरू की थी। वर्ष 1947 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष ये बने थे। तो ये भी सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी बिहार से थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो कि आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे। अगला नाम है हमारे पास जगजीवन राम। ये एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडलों में शामिल रहे। वर्ष 1977 में वे मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री भी बने। अगला नाम है हमारा पास जयप्रकाश नारायण का। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीति जीवन सबने अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ। अब आपको कमेंट करना है कि यहाँ नाम आया है सबने अवज्ञा आंदोलन का, तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। इनका जन्म वर्ष 1902 में हुआ था। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा के बाद इन्होंने तात्कालिक सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यानी संपूर्ण क्रांति जो था उसका जो प्रणेता थे वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के रशीम कुमारी का संबंध किस खेल से? ये करंट से संबंधित है, तो अभी जो करंट में चल रहा होगा उन्हें आप याद रखेंगे। क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम या शतरंज? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसे मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी पुरानी है, तो आप नए वाले चीजों को याद करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सहाय, ब्रज किशोर प्रसाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। अब जान लेते हैं राजकुमार शुक्ल के बारे में। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता जिन्होंने गांधी जी को वर्ष 1917 में चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। अब देखिए इनके बारे में एक कहानी कहीं कहीं मिलती है कि गांधी जी ने कहा था कि मैंने इससे जिद्दी आदमी अपने जीवन में नहीं देखा है, क्योंकि गांधी जी को बुलाने के लिए ये उनके पीछे पीछे चले गए थे बंगाल तक। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अध्यक्ष जो स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे थे। वर्ष 1906 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। कौन? राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद है हमारे पास, राजकुमार शुक्ल के बारे में नहीं था, ये राजेंद्र प्रसाद के बारे में था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये तो आप जानते ही होंगे, महावीर स्वामी, सीमांधर स्वामी, गौतम बुद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जो है दो धर्मों का जन्म स्थली है, यानी यहीं से वो धर्म का उत्पत्ति हुआ है। एक है जो कि जिसे आप जैन के बारे में जानते हैं, और एक जो है वो उसे आप बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महान व्यक्तित्व जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इनको, महावीर स्वामी को, इनको 24वें तीर्थंकर भी माना जाता है। ठीक है ना। कुंडल ग्राम वैशाली के समीप इनका जन्म हुआ था, और पावापुरी जो कि नालंदा में है,
इनमें इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, यानी इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमारे पास हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में तो आप जानते हैं, यानी कि बिहार वो धरती है जिसने गौतम को बुद्ध बना दिया। महावीर के समकालीन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। मगध के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार ने उनसे दीक्षा ली थी। किसने? बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, सीतामढ़ी, मनेर, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सासाराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सासाराम, अब देखिए रोहतास जिला, सासाराम किस जिले में है? रोहतास जिले में। सासाराम के विशिष्ट महत्व शेर शाह के कारण प्राप्त हुआ, यानी जो वो सासाराम है उसको विशिष्ट जो महत्व है वो प्राप्त किसके कारण है? तो ये शेर शाह के कारण है। और इसी क्षेत्र में उनके पिता, ठीक है ना, उनके पिता हसन खां सूर की जागीर शामिल थी, यानी हसन खां सूर जो उनके पिता थे उनकी जागीर यही थी। शेर शाह का आरंभिक जीवन बीता था कहाँ? तो सासाराम में। यहाँ उन्होंने अपने लगान संबंधी सुधारों का प्रारूप तैयार किया था। इस नगर का मुख्य आकर्षक शेर शाह का मकबरा, जो कि अफगान स्थापत्य शैली का भारत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किस शैली का? अब आपसे प्रश्न ये हो सकता है कि जो अ, शेर शाह का मकबरा है वो किस शैली से निर्मित है? तो आपका जवाब क्या होगा? किस शैली से निर्मित है? तो अफगान स्थापत्य शैली से निर्मित है, जो एक झील के मध्य निर्मित है। सासाराम में ही अशोक के लघु शिलालेख की प्राप्ति चंदन पीर पहाड़ी से हुई है। इसमें अशोक द्वारा धम्म यात्रा की विस्तृत चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पावापुरी। जैसा कि आपको आगे पढ़े थे हम लोग कि जो पावापुरी में किनको? महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैन धर्मावलंबियों का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और जैन स्रोतों के अनुसार वर्धमान महावीर ने यहाँ अपना उपदेश दिया था और यही उनका निधन यानी कि निर्वाण प्राप्त उनको हुआ था। इस स्थान पर निर्मित जल मंदिर संगमरमर की एक सुंदर इमारत है जो झील के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा मनेर। प्रश्न नहीं है, मनेर के बारे में हम जानते हैं। मनेर मनेर पटना से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित छोटा सा नगर मध्यकालीन बिहार में सूफी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मनीर मनेर सूफी संत मखदूम सहाय मनेरी तथा मखदूम दौलत शाह के नाम से जुड़ा है। यहाँ पर बड़ी दरगाह में मखदूम यहिया मनेरी का मज़ार तथा अन्य सूफी संतों के मज़ार के साथ स्थित है। इस मज़ार के पास ही इनके शिष्य एवं वंशज मखदूम शाह दौलत का भी भव्य मकबरा है, जिसे छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। संत सहाय मनेरी का मज़ार पर वार्षिक उर्स का, कौन से? वार्षिक उर्स, आज भी हजारों हिंदू मुसलमान अपनी श्रद्धा पेश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, काबर झील, खड़गपुर झील, राजगीर झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांवर झील। अब देखिए बिहार के जमुई जिले में स्थित नाकी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य अब रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। दोनों पक्षी अभ्यारण्य मानव निर्मित आर्द्र भूमि पर बनाए गए हैं, जिन्हें मुख्य रूप से नकटी बांध निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। दोनों अभ्यारण्यों को प्रवासी प्रजातियों के शीतकालीन आवास के रूप में अनेक महत्व के कारण 1984 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्वीकृत किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गया में स्थित है।
ठीक है, अब गया के बारे में कुछ जानते हैं। पटना से लगभग 92 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे, कौन सी नदी? फल्गु। अब आपसे ये प्रश्न हो सकता है कि गया किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी पर स्थित। और गया गया जो अभी है उसका पुराना नाम मिलता है आपको बौद्ध धर्म में मिलेगा निरंजना। तो इसे निरंजना नदी के नाम से भी पहले जाना जाता था। बिहार का प्राचीन नगर है जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर हिंदुओं के पूज्य तीर्थ स्थल है। इसका जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी के अंत में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने कराया था। इसी के निकट ब्रह्मयोनी पहाड़ी है जिसके नीचे अक्षय वट वृक्ष है। श्रद्धालु जन यहाँ पिंड दान करते हैं और फल्गु नदी में स्नान करके पूर्वजों को मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। एक अन्य तीर्थ स्थल रामशिला पहाड़ी है जहाँ अनेक मंदिर स्थित है। अब देखिए ये जो फल्गु नदी है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि फल्गु नदी में स्नान करते हैं, लेकिन फल्गु नदी का एक खासियत है कि इसमें जो जल है वो सिर्फ कुछ महीने तक ही रहता है, यानी जब तक बरसात रहती है तब तक जल रहता है, उसके बाद ये सूख जाता है। लेकिन एक खासियत और भी है कि ये जो नदी है पूरा, ये बालू से भरा होता है। अगर आप बालू में गड्ढे करेंगे तो यहाँ से पानी निकलने लगता है। तो लोगों का ये मान्यता है कि जो ये फल्गु नदी है वो जमीन के नीचे बहती है। बौद्ध धर्म के भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल गया में स्थित है। जैसे महात्मा बुद्ध ने बोध गया पहुंचने पर के पूर्व गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी के निकट तपस्या की थी। गया से 51 किलोमीटर दूर बराबर की गुफाएं हैं जो भारत में बौद्ध गुफा स्थापत्य का सर्वप्रथम उदाहरण है। इस गुफाओं में को मनेर अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को, यह मनेर नहीं है, अशोक द्वारा क्या किया गया था, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। बराबर की गुफाएं में देखिए नाम लिखा हुआ है, अलग अलग गुफाएं हैं। करण चौपर, सुदामा, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी नामक गुफा प्रमुख हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त में से। तो ये होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अगला है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में। तो वे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में दिसंबर 1920 में इन्होंने पद ग्रहण किया, किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर श्री कृष्ण, वे स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के वे अध्यक्ष और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इस बात को भी अगर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भिखारी ठाकुर, इनको तो आप जानते ही होंगे। राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, विसंगतियों, अंधविश्वासों कुठाराघात किया। विदेशिया इनके सबसे प्रसिद्ध रचना थे जिस पर निर्मित फिल्म उन्हें अभिनय भी किया। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और आपका क्या है कि आपको हम एक होमवर्क देते हैं। भाई होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि इनकी और जो रचनाएं हैं, ठीक है ना, उसे आप जाकर देखेंगे, ढूंढेंगे और हमें कमेंट करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, भीमराव, राजगीर, गौतम बुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीमराव बांध। कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, इसका आप क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ेंगे इसको। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, अनुग्रह नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह। मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, 1937 में चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए इन्हें मोहम्मद यूनिस को बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक, जननायक, राष्ट्रनायक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकनायक। अब देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा जानते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक एवं राजनेता, जिन्हें लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित सिताब दियारा नामक ग्राम में हुआ था। पूर्व में वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, परंतु बाद में समाजवाद की ओर उन्मुख हो गए। वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री तथा सह वित्त मंत्री थे तथा 1947 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी जीवनी पर आधारित जयप्रकाश नामक पुस्तक राम वृक्ष पेनुपुरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब देखिए यहाँ जो चीजें आपको लिखाई गई है, समझाई गई है, उसके अलावा आप क्या सर्च करेंगे? जैसे ही देखिए आया है भारत रत्न का, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ये सर्च करके देखें कि हाल के दिनों में बिहार के किन किन लोगों को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। जैसे पद्म श्री किनको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, भारत रत्न किसको मिला है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजाति आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, या पश्चिमी में जाति आंदोलन। यहाँ होगा मजदूर। तो इसका सही आंसर है बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण। अब देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व वन अभ्यारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बाघ अभ्यारण्य है। यह भारत नेपाल सीमा पर शिवालिक के तलहटी में स्थित है। गंडक नदी नेपाल में इसे नारायणी, गंडक नदी को क्या कहते हैं नेपाल में? नारायणी कहते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हरहा मसान नदी प्रणाली वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है और दक्षिण में बूढ़ी गंडक नदी का निर्माण करती है। उत्तर में संरक्षित क्षेत्र नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है, जबकि पश्चिमी ओर से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश अभ्यारण्य को घेरता है। वनस्पति, इनमें प्रमुख जो वनस्पति है वो है नम पर्णपाती, अर्ध सदाबहार, मीठे पानी के दलदल, जलोढ़ घास मैदान, सवाना और आर्द्रभूमि। प्रमुख जीव जो है बंगाल टाइगर, गैंडा, भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी, भालू, सुस्त भालू, तेंदुआ, ये सब यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? नवपाषाण कालिक, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण। इस प्रश्न का मतलब सिंपल सा ये है कि जो बिहार के चिरांत नामक पुरास्थल है उससे किस समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष हमें मिले हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक ग्राम स्थित है। इसके निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम को छोड़कर अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण नहीं मिले जितने कि चिरांद ग्राम से प्राप्त हुए हैं। सन 1962 से 63
प्रो बीबीपी सिन्हा द्वारा इस स्थल के उत्खनन करवाया गया था। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इसके कार्बन तिथि 4900 ईस्वी पूर्व ज्ञात हुई है। यह स्थल मैदानी क्षेत्र में गंगा, सोन, गंडक एवं घाघर संगम पर स्थित है। देखिए, जो भी पुरानी चीजें मिलेगी वो किसी न किसी नदी या पानी के स्रोत के आसपास होगी। इसका एक प्रमुख कारण है कि अगर आप के पास अस्थाई निवास करना है कहीं, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है जल। क्योंकि अगर बिना जल के आप कोई फसल नहीं उगा पाएंगे, और फसल नहीं उगा पाएंगे तो आप अस्थाई रह भी नहीं सकते। यहाँ जो उपकरण पाए गए हैं उसमें हिरण के सींगों से निर्मित है। मृद भांडों पर चित्रांकन देखा गया है। मृतात्तों पर धान के भूसे का निशान तथा जले हुए चावल के दाने चिपके हुए मिले हैं। इससे पता चलता है कि चिरांदवासी चावल की खेती करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1857 में बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने आरंभ किया? गुरु प्रसाद सेन, मुंशी सूरजमल, राय, रोशनलाल, कृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर है गुरु प्रसाद सेन। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाले गोखुर झील कौन सी है? कांवर, घोघा, उधवा, कुशेश्वर झील। तो इसका सही आंसर है कांवर झील। नेक्स्ट है हमारे कांवर झील के बारे में। इसे कवरतल झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनी है। यह उत्तरी बिहार की अधिकांश सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र को कवर करती है। यह आर्द्रभूमि मध्य एशिया फ्लाईवे पक्षियों के महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग स्थल है। यहाँ 58 प्रवासी जल पक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ यह झील मत्स्य जैव विविधता हेतु भी एक बहुमूल्य स्थल है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त 5 प्रजातियां इस स्थल पर निवास करती है। ठीक है, जिसमें से गिद्ध की 3 प्रजातियां शामिल है जो कि इस प्रकार हैं, और 2 जल पक्षी प्रजातियां सेरिएबल, लैपेंगिंग और बेयर पोशर्ड शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? अब्दुल वारी, रामानंद चटर्जी, लंबोदर मुखर्जी, सैयद हैदर हुसैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैयद हैदर हुसैन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये पहले आप पढ़ चुके हैं, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या अनुग्रह नारायण। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन होता है कहाँ? गया में, भागलपुर में, सोनपुर में या मधुबनी में। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, सोनपुर में। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेला दिया गया है तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे तुर्की मेला है तो मुजफ्फरपुर में शिवरात्रि के अवसर पे होता है। हरदी मेला भी मुजफ्फरपुर में शिवरात्रि के अवसर पर भी होता है। बुद्ध पूर्णिमा बोधगया में होता है। बुद्ध के जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के। मनेर शरीफ एवं मखदूम साहब का उर्स जो होता है वो होता है नालंदा में, और दीपावली मेला भी नालंदा में ही होता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? अभी ये बहुत ही फेमस में है क्योंकि डॉल्फिन से रिलेटेड चीजें चल रहा है, तो ये इससे प्रश्न आपके निश्चित रूप से आएंगे। भागलपुर, बक्सर, मुंगेर, नालंदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर। नेक्स्ट है, मदरलैंड अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, मोहम्मद शफी या ब्रज किशोर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मजहरुल हक। अब है अंग्रेजी पत्रकारिता के बारे में। आप देखे होंगे कि पीछे भी प्रश्न थे, तो इससे संबंधित
जितने भी फैक्ट हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। बिहार में अंग्रेजी पत्रकारिता का इतिहास लगभग 125 साल पुराना है। वर्ष 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार, इसके द्वारा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ। वर्ष 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक अखबार प्रकाशित हुआ तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा दो अन्य अखबार द मदरलैंड तथा बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन शुरू किया गया। दो अन्य अखबारों का प्रकाशन भी इसी काल में आरंभ हुआ जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग में सक्रिय रहे। ये दो अखबार हैं द बिहारी एवं द बिहार टाइम्स। द बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में वर्ष 1903 में साप्ताहिक रूप से हुई थी तथा वर्ष 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज के साथ जोड़कर द बिहारी के नाम दिया गया तथा वर्ष 1912 में यह एक दैनिक अखबार में परिवर्तित हो गया और वर्ष 1917 में इसका प्रकाशन भी बंद हो गया। वर्ष 1918 में दी सर्चलाइट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में सर्चलाइट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1985 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान देशभूषण मौलाना मजहरुल हक ने पटना से द मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ किया। सरकार की कड़ी आलोचना के कारण इस समाचार पत्र पर अनेक बार मुकदमे चलाए गए और शीघ्र ही इसका प्रकाशन रोक दिया गया। वर्ष 1924 में मोहम्मद यूनिस ने, जो बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री भी हुए, पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया और यह वर्ष 1944 तक प्रकाशित होता रहा तथा वर्ष 1931 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। तो इतने फैक्ट थे। इसके आगे है हमारा प्रश्न, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। इसका सही ऑप्शन है आपका उदयन। तो इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।